प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सूफी काव्य के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में अध्ययन करेंगे। जायसी का महाकाव्य है पद्मावत और उस पद्मावत का एक खंड है सिंहल द्वीप वर्णन खंड, वो हमारे सिलेबस में शामिल है। तो आज हम उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जायसी का जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हुए हैं। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी या मुहीउद्दीन के शिष्य थे। इन्हें निजामुद्दीन औलिया की शिष्य परंपरा में माना जाता है। इनका जन्म 1492 ईस्वी है तथा मृत्यु का समय 1542 ईस्वी है। इनकी तीन प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, एक तो अखरावट, एक आखिरी कलाम और एक पद्मावत। अखरावट में सृष्टि के वर्णन की कथा है। इसमें जो अखरावट है, इसमें हमारी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर पद बनाए गए हैं। जैसे क, ख, च, इन सभी अक्षरों को लेकर एक एक पद बनाया गया है और इसमें सृष्टि के वर्णन की पूरी कथा समाहित करने का प्रयास किया गया है। दूसरी रचना आखिरी कलाम, ये फारसी भाषा में लिखी हुई है। इसमें क़यामत के दिन का वर्णन है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद में जब क़यामत का दिन आता है, उस रोज़ उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, वो इसमें वर्णन करने का प्रयास किया गया है। और इस रचना का रचनाकाल 1528 ईस्वी है। और जायसी का प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है। पद्मावत का रचनाकाल 927 हिजरी या 1520 ईस्वी के लगभग माना जाता है। यद्यपि एकदम से कन्फर्म नहीं है कि इसका रचनाकाल क्या था। कुछ लोग 1540 के आसपास भी मानते हैं, क्योंकि इस रचना के समय दिल्ली पर मुगल बादशाह शेरशाह का शासनकाल था। तो शेरशाह का शासन 1540 के लगभग तक रहता है, तो इसकी रचना लगभग इसी समय की मानी जाती है। ग्रंथ के आरंभ में कवि ने मसनवी रूढ़ि के अनुसार शाहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास अलो उजाला नामक एक कवि से करवाया था। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी भाषा में मिलती हैं। पद्मावत प्रेम गाथा परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यद्यपि यूँ माने कि जो सूफी काव्य की प्रेम गाथा परंपरा है, उसका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत ही माना जाता है। इसमें इतिहास और कल्पना दोनों का समावेश मिलता है। यद्यपि न तो पूरी कहानी ऐतिहासिक है और न ही पूरी की पूरी काल्पनिक है। दोनों को सांगोपांग ढंग से मिश्रित करने का प्रयास कवि ने यहाँ पर किया है। कहानी का पूर्वार्ध भाग तो बिल्कुल कल्पित है, अर्थात कहानी का जो पहले का भाग है, शुरुआती भाग है, उसमें कल्पना का सहारा लिया गया है, पूरा का पूरा कल्पित है। और उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है कि उत्तरार्ध भाग अर्थात कहानी के मध्य के बाद वाला जो भाग है, जिसमें जो सिंहल द्वीप का वर्णन किया जाता है, चित्तौड़ का वर्णन है उसमें, और अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो युद्ध हुआ उस युद्ध का जो वर्णन है, वो भाग कुछ ऐतिहासिक है। यद्यपि सारे तथ्य इतिहास से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें ऐतिहासिक सामग्री का प्रयोग किया गया है। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। यद्यपि देखा जाए तो यह प्रेम कहानी है और प्रेम कहानी के बीच में एक दूसरी कथा के रूप में अलाउद्दीन खिलजी वगैरह उसका आक्रमण है, वो सब आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये एक प्रेम कहानी है। पद्मावत आद्यंत मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। अर्थात इसमें मनुष्य का जो निश्चल प्रेम है, प्रेम को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयास है और उसकी रक्षा के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, वो सब इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशाल प्रबंध काव्य है। यह दोहा चौपाई शैली में निबंध है, अर्थात इसमें दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है।
यद्यपि जो रचना है वो चौपाइयों में ही की गई है, लेकिन इसके बीच बीच में दोहों का क्रम भी रखा गया है। अर्थात ये जो मसनवी शैली होती है और जो कड़वकबद्ध रचना होती है, तो उसमें कड़वकबद्ध रचना की ये विशेषता होती है कि उसमें दो प्रकार के छंदों का प्रयोग किया जाता है। एक निश्चित क्रम के बाद उसी छंद को रिपीट किया जाता है। तो इसमें वही है कि पहले 7 चौपाई है और प्रत्येक 7 चौपाई के बाद में एक दोहे छंद का प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। कथा को खंडों में विभाजित किया गया है। यह मूलतः सूफी साधना पद्धति का काव्य है, या यूँ कहें कि सूफी साधना पद्धति का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें कथा वर्णन से साधना के मार्ग, उनकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि आदि की जगह जगह वेदना की गई है। अर्थात वैसे देखा जाए तो ये जो महाकाव्य है ये पूरा का पूरा ही रूपक महाकाव्य है। इसमें अनेक चीज़ों के रूपक मानकर कथा का वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं सिंहल द्वीप वर्णन खंड। अर्थात सिंहल द्वीप का वर्णन कवि ने किया है। किस प्रकार से ये वर्णन किया है हम देखते हैं। सिंहल द्वीप कथा अब गाओ, ओ सो पद्मिनी बरनी सुनाओ। निर्मल दर्पण भांति विशेखा, जो जे ही रूप सो तैसे ही देखा। धनी सो दीप जह दीपक बारी, ओ पद्मिनी जो दई संवारी। 7 दीप बरने सब लोगू, एको दीप न ओही सरी जोगू। दिया दीप नहीं तस उजियारा, सरन दीप सरी होय न यारा। जम्बू दीप कहाँ तस नाही, लंक दीप सरी पूज न छाही। दीप गब स्थल आरन पारा, दीप महुस्थल मानो सारा। सब संसार प्रथमे आए 7 दीप। ये इसमें वर्णन किया गया है। तो अब इसका हम हिंदी अनुवाद देखते हैं कि सिंहल द्वीप कथा अब गाओ। इसमें कवि कहता है कि अब मैं सिंहल द्वीप की कथा का गान करता हूँ, अर्थात सिंहल द्वीप की कथा का वर्णन करता हूँ। ओ सो पद्मिनी बरनी सुनाओ, और पद्मिनी का वर्णन सुनाता हूँ। अर्थात सिंहल द्वीप की कथा में पद्मिनी का वर्णन सुनाने की बात यहाँ पर की गई है। निर्मल दर्पण भांति विशेखा, कवि अपने वर्णन को दर्पण की भांति बता रहा है कि मेरा जो वर्णन है वो दर्पण की भांति है। जो जे ही रूप सो तैसे ही देखा, ताकि कहता है कि जिसका जैसा रूप है वो वैसा ही इसमें दिखाया जाएगा। अर्थात जो जैसा है उसका वैसा ही वर्णन इसमें किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का अन्यथा वर्णन नहीं होगा। धनी सो दीप जह दीपक बारी, धनी का अर्थ है धन्य। अर्थात वो सिंहल द्वीप का वर्णन करते हुए कहता है कि धन्य है वो द्वीप जहाँ दीपक के समान प्रकाश करने वाली वारांगनाएं रहती हैं, अर्थात नारियां रहती हैं, महिलाएं रहती हैं। वहाँ की महिलाओं के सौंदर्य का वर्णन किया है कि उनका सौंदर्य दीप के समान जगमगाता हुआ है। वो पद्मिनी तो दई संवारी, और पद्मिनी ने इन सभी के सौंदर्य को संवार दिया है। अर्थात विधाता ने पद्मिनी का ऐसा रूप बनाया है कि वो उन सब में अनुपम है। 7 दीप बरने सब लोग, आगे कहा है कि सभी लोग 7 दीपों का वर्णन करते हैं कि इस विश्व में 7 दीप हैं। तो 7 दीपों का वर्णन सभी लोग करते हैं। एको दीप ने ओ ही सरी जोगू, लेकिन उसमें एक दीप भी इसकी तुलना के योग्य नहीं है। अर्थात सिंहल द्वीप के समान एक भी द्वीप इसमें नहीं है। दिया दीप नहीं तस उजियारा, दिया दीप जो दमन और दीव है उसके बारे में यहाँ कहा गया है कि जो दिया दीप है उसका भी उजियाला इसके समान नहीं है, अर्थात वो भी इसके समकक्ष नहीं है। सरन द्वीप सरी होय न यारा, सरन द्वीप का अर्थ है सुमात्रा द्वीप, कि जो सुमात्रा द्वीप है वो भी इसके समकक्ष नहीं हो सकता, अर्थात वो भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जम्बू द्वीप कहाँ तस नाही, जम्बू द्वीप प्राचीन काल में भारत के लिए प्रयोग किया जाता था कि जम्बू द्वीप के बारे में भी लोग कहते हैं, लेकिन वो भी इसके समकक्ष नहीं है। कहाँ तस नाही, अर्थात वो भी इसके समकक्ष नहीं है। लंक द्वीप सरी पूज न छाही, कि लंका द्वीप है वो तो उसकी छाया के समान भी नहीं है।
अर्थात लंका द्वीप का वर्णन किया गया है कि वो भी इसकी छाया के समकक्ष ही नहीं है, अर्थात वो भी उसका जो सौंदर्य है वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। द्वीप गभ स्थल आरनपरा कि जो गभ स्थल द्वीप है वो जंगल से भरा हुआ है, अर्थात वो वहाँ पर जंगल ही जंगल है, तो वो भी इसके समकक्ष नहीं है। द्वीप महुस्थल मानुसहरा, मानुसहरा का अर्थ है मनुष्य से रहित, कि जो महुस्थल द्वीप है वो मनुष्य से रहित है, अर्थात वहाँ मनुष्य नहीं है, तो वो भी उसकी समानता नहीं कर सकता। सब संसार प्रथमे आए सातों द्वीप कि सारे संसार में सबसे पहले यही सातों द्वीप आए हैं, लेकिन कवि कहता है कि इनमें से कोई भी द्वीप है वो सिंहल द्वीप के समकक्ष नहीं है, अर्थात इसमें सिंहल द्वीप की महानता का, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है कि संसार का कोई भी द्वीप उसकी तुलना में नहीं ठहरता है, अर्थात उसके समकक्ष नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि अवधी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग इसमें किया गया है और सिंहल द्वीप की कथा का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।